channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 physical education students, अब हम प्रिपेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये बेस क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। ये वो क्वेश्चन है जो चैप्टर के हर कोने में से मैंने इंक्लूड करे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको जरूर प्रिपेयर करने चाहिए, वो सब इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर पहले आपको चैप्टर जरूर समझ लेना है। अगर मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, और अगर आपको चैप्टर पढ़ना हो तो आप ये क्वेश्चन आंसर्स वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आई टैब में 2 वीडियोस गिवन है, जहां पे मैंने 10 के 10 चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझा दिया है। बहुत ही जो है आपको मैंने बिल्कुल सिर्फ फ्रेंडली लैंग्वेज में पढ़ाया कि एक बार सुनोगे तो दिमाग में चैप्टर बस जाएगा, कोई रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो आई होप मेरे भाई बहनों ने जो है वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं चैप्टर तो ये वाला क्वेश्चन आंसर देखने के बाद आप आई टैब में से जाके जो है क्वेश्चन के लिए जो है ना कि आपको मतलब ऐसे रट्टे ना मारने पड़े, चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेना। अभी पढ़ेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। गाइस, ये क्वेश्चन ना मेरी लैंग्वेज में बोलो तो ये बेस क्वेश्चंस है। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एमसीक्यू आ जाए या आपको केस बेस, इवेंट बेस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सब में आपकी हेल्प होगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला चैप्टर आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ठीक है, सारे के सारे क्यूएनए हम इसके प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं क्या कह रही हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर के हर कोने से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करा है। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो भाई आपको प्लानिंग की प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, कोई एक डेफिनेशन जरूर लर्न करनी है। तो प्लानिंग क्या होती है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें गोल डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, सो दैट हमारा गोल जो है एफिशिएंटली अचीव हो जाए। आप ये वाली डेफिनेशन लिख रहे हो तो ये लिख देना, आपने कोई और लर्न करिए वो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ये मत सोचो कि ऐसा डायरेक्ट क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाए, क्या पता यही एमसीक्यू में आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग के? भैया काम बहुत अच्छे से होगा, गुड कोऑर्डिनेशन में होगा, कंट्रोल सही रहेगा, अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा। अगर प्लानिंग से चलोगे चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम है, प्लान करके चल रहे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हम प्रेशराइज नहीं, और हमने पहले टास्क कंप्लीट करी, ये सब प्लानिंग के हो गए। ऑब्जेक्टिव क्यों करते हैं प्लानिंग? ये सब फायदे होंगे, ठीक है, सॉरी हमारी प्लानिंग के ये सब फायदे होंगे, तो इसलिए हम ये जो है प्लानिंग इसलिए करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, फायदे ऑफ प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बता दिया। अभी पता है ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको 3-4 बातें लिख दे और पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, तो आपको ये 6 पता है ना, 6-7, इसीलिए से आपको आंसर बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो है ना गाइस, अभी मैं आपको जो है अगला क्वेश्चन कराती हूँ और उसके बाद में कमिटीज रिलेटेड ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हूँ, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग कमिटीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम में जो है ना कमेटी का जो है क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट पे बहुत सारे आ सकते हैं। तो पहले अभी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, जो है स्टाफिंग से रिलेटेड और डायरेक्टिंग मैनेजमेंट, इन सब की तो डेफिनेशन डेफिनेटली लर्न करें। ऐसा नहीं है दैट यू कैन लीव इट, नहीं, प्लानिंग, स्टाफिंग, जो है हमारा डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकती है वैसे भी, तो वो तो लर्न करनी ही करनी है, कोई ऐसा कुछ सोचना नहीं है। अगला ये आपको बताना है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स इवेंट। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे। डायरेक्टिंग प्रोसेस उन लोगों में होता है, वो डायरेक्टर बनते हैं, उनमें लीडर होनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना आना चाहिए सामने वाले इंसान को, उन्हें अपनी निगरानी में सारा काम कराना होता है। तो जो स्पोर्ट्स इवेंट में डायरेक्टिंग कमेटी होती है या आपको जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि भैया एट द एंड उनकी जिम्मेवारी होगी कि भाई जो स्पोर्ट इवेंट है वो बिल्कुल स्मूथली ऑर्गेनाइज हो जाए, वो उनकी जिम्मेवारी है। कमेटी तो अपना काम करेंगी ही, बट अगर कमेटी से कोई गड़बड़ी हो जाए तो वहां पे उनका रोल आता है कि वो आके उस चीज को सॉर्ट आउट कराए, मोटिवेट करें एम्प्लॉइज को कि और अच्छे से काम करें। ये सब डायरेक्टर का काम है, अपनी निगरानी में सारे काम को करवाना। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाते हुए एग्जांपल दिया था कि भाई तुम्हारा बर्थडे, तुम बन गए डायरेक्टर, ये आपने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है, देन मेरे बर्थडे में ये वाला काम ये करा, ये वाला काम ये वाला काम ये, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं अपनी निगरानी में अपना सारा बर्थडे का बढ़िया से सेलिब्रेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग क्या हो गया, डायरेक्टिंग अगर अच्छे से होगी तो जो है
क्या होगा, बढ़िया तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स काम कर पाएंगे, ठीक है। हारमोनियस रिलेशन, हारमोनियस अच्छा रिलेशन होगा कमेटी के भी। ऐसा नहीं फाइनेंस कमेटी और वो पब्लिसिटी कमेटी जाके लड़े, तुमने अपना काम सही से नहीं, तुमने नहीं करा, नहीं। डायरेक्टर होंगे तो भैया सब कुछ ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, कोई लड़ेगा नहीं। तो ये आप इनकी 2-3 जो है इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। डायरेक्टिंग ऑल्सो डिफाइन द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट क्लियरली, देयरफॉर अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ मैन। मतलब कि डायरेक्टर को क्या काम है कि वेस्ट टाइम भी ना हो, रिसोर्स भी वेस्ट ना हो, और इवेंट हो बिल्कुल ही बेहतरीन वे में ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो रिलेटेड टू दीज ही है, हमारा MCQs हैं यहाँ पे कुछ जो हमारे ये वाले इसमें एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे, द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, बेसिक फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग, बजटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग होता है बेसिक फंक्शन, MCQ आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक, रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में होता है। तो आपको प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग तीनों को, चारों को ही लर्न करना है, सो दैट गाइज आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे इसमें से MCQ में आए तो उसे आंसर कर पाओ। एंड आई होप आप सबको याद होगा। जिसको याद है बहुत अच्छे से सबकी डेफिनेशन एक बार कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सभी की सभी कमिटीज़ के कुछ रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 स्लाइड्स यहाँ पे ओपन करी हैं। तीनों में ही हर कमेटी का प्री टूर्नामेंट रोल लिखा है, यानी कि उस कमेटी को टूर्नामेंट से पहले क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, टूर्नामेंट के दौरान क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं और टूर्नामेंट के बाद क्या करने हैं। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन में चाहती हूँ कि आप हर कमेटी के लर्न करके जाओ, सो दैट एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। जैसे पब्लिसिटी कमेटी का क्या काम है, फर्स्ट एड कमेटी का क्या काम है, एग्जाम में ये डायरेक्ट MCQ में आने वाले हैं। आपको एक बता दिया जाएगा कि भैया सारे के सारा जो है ग्राउंड्स को चेक करना एंड ये देखना कि सारे इक्विपमेंट सही से जो है वहाँ पे पूरे जगहों पे, ये किस कमेटी का काम है, टेक्निकल कमेटी, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी और फूड अकोमोडेशन कमेटी या फिर फाइनेंस कमेटी। तो ये काम किसका है, ये काम है ग्राउंड इक्विपमेंट का। ये तो बहुत आसान है, आप समझ जाओगे, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, ये कमेटीज़ के रोल है, इन्हें आप ज़रूर से ध्यान रखना। क्या पता लॉन्ग में भी आ जाए, शॉर्ट में आएंगे तो MCQ में आएंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये प्री टूर्नामेंट है। मैंने इनको थोड़ा सा डिवाइड भी कर दिया। ये प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कमेटी की, ठीक है, यानी कि टूर्नामेंट से पहले। पहला एक कमेटी यहाँ पे ऐड करी है मैंने, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इस कमेटी का क्या काम होता है, इस कमेटी का काम होता है कि सब कुछ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बाकी सब कमेटीज़ को 1 महीने पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देना। और आपको याद है ना, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमने पढ़ा है, तो ये वही वाली कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है ये पब्लिसिटी कमेटी, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेयर, टीम्स, ऑफिशियल इवेंट प्रायर टू द टूर्नामेंट। पता चल जाए भैया कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, किसका मैच कब होने वाला है, कौन कौन सी टीम्स खेलने वाली है, सो दैट ऑडियंस को पता चल जाए, अरे मेरी फेवरेट वाली टीम का मैच होने वाला है, भाई उस दिन तो मैं ना भाई अपने घर जल्दी चली जाऊंगी, मेरा ट्यूशन होगा, तो भाई जल्दी से घर जाना, मैच आना है भैया देखने के लिए। तो ऐसा होता है कि भैया तो भाई संडे है, तो भाई इस संडे को तो भाई हमारा मैच आना है, तो पहले से ही पता होना चाहिए। तो वो काम है पब्लिसिटी कमेटी का, कि बताना ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को कि भाई मैच स्टार्ट होने वाला है, रेडी हो जाओ, ठीक है। तो ये टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर, पोस्टर के थ्रू पब्लिसिटी करते हैं, ठीक है। अगला देखो आप, मार्केटिंग कमेटी, परचेजिंग ऑल इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द टूर्नामेंट एंड इंश्योरिंग देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कमेटी क्या करेगी, प्रिपेयर्स द बजट एंड एस्टिमेट पॉसिबल एक्सपेंडिचर। बजट क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो सब देखते हैं। ट्रांसपोर्ट कमेटी, नाम से ही समझ सकते हो, कहीं पे भी व्हीकल ट्रांसपोर्ट शिफ्टिंग आए, वो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है, ठीक है। फूड अकोमोडेशन, खाना देखना कि भाई सबको फूड मिल रहा है, साथ ही के साथ में अकोमोडेशन प्रिपेयर करना। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स हायर करेंगे, जो जजेस होने हैं, जो कमेंटेटर्स होने हैं, ड्यूरिंग द मैच जितने भी ऑफिशियल्स की ज़रूरत है उन सबको हायर करने का काम कमेटी ऑफ ऑफिशियल्स का है, ठीक है। और फर्स्ट एड कमेटी ज़रूर याद रखना, फर्स्ट एड कमेटी का यानी कि सभी के सभी जो अगर इंजरी हो जाए बाई चांस, तो सबके लिए जो है फर्स्ट एड कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एग्जाम में अलग से भी आ सकता है, डिफाइन द रोल ऑफ फर्स्ट एड कमेटी, ठीक है। तो अभी हम जो है इन कमेटीज़ को आपने पढ़ लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैच द फॉलोइंग है, इसको हमें मैच करना है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग कीजिए, आप लोग चेक कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ऐसे भी आ सकता है हमें कमेटीज़ का रोल, जैसे कि आप देखो यहाँ पे पहले तो देखो क्या क्या गिवन है, टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, सॉल्व डिस्प्यूट्स, डील विद मनी, मेडिकल फैसिलिटी। तो ऑब्वियसली मेडिकल फैसिलिटी तो फर्स्ट एड से ही होगा।
डील विद मनी, ऑब्वियसली फाइनेंस कमेटी होगा। बचे हमारे दो, प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, तो भैया शिफ्टिंग तो ट्रांसपोर्टेशन में होगी, तो ये ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का हो जाएगा। बचा कौन सा, टेक्निकल कमेटी, तो इसका क्या लिखा है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया है कि भैया कोई दिक्कत आ गई है, मतलब माइक नहीं चल रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, अनाउंसमेंट करते समय, तो वो सब टेक्निकल कमेटी, कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे, डिस्प्यूट हो जाएंगे वहाँ पे, तो टेक्निकल कमेटी का जो है रोल होगा। ऐसे ऐसे अलग भी टाइप के भी एमसीक्यू आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिसिटी कमेटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिसिटी कमेटी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉम्पिटिशन की इन एडवांस, ठीक है, कि क्या क्या प्लेयर, कोचेस, टीम्स रहने वाली है। डिफरेंट मीडियम जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पूरा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दिस कमेटी वुड मेक श्योर टू इंश्योर हाई स्पेक्टेटर एंड व्यूअरशिप। ये जरूर देखना, इनकी जिम्मेवारी है कि ये इंश्योर करे कि भाई ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं गाइस हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीडिंग इन अ फिक्सचर टूर्नामेंट। तो सीडिंग क्या है, इन सीडिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स प्लेयर्स आर अरेंज इन अ फिक्सचर इन अ मैनर सो दैट दे डू नॉट मीट ईच अदर इन द फर्स्ट राउंड। अब जो फिक्सचर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्सचर्स में आने वाले हैं। बता दिया था कि फिक्सचर की अलग वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को जाकर आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन वन शॉट में कवर करवा लिया था, और फिक्सचर की एक डेडिकेटेड वीडियो है बिल्कुल अलग, उसको आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और उससे आप फिक्सचर जितने भी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिक्सचर वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, और थ्योरी वाला पोर्शन सारा हमारा वन शॉट से कवर हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक फिक्सचर का क्वेश्चन है, ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स ऑन लीग बेसिस फॉलोइंग द साइक्लिक मेथड। तो फिक्सचर जरूर आपको प्रिपेयर करने का, इस एग्जाम से पहले मैं एक बार फिक्सचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दूंगी, अभी आप इनको खुद से देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर पे, तो चलते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज पोस्चर, और आपको 2 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो है उनको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो 1 मिनट साइड को लोड होने दीजिए, फिर हम इसको पढ़ते हैं। डिफॉर्मिटीज एक्सप्लेन करनी है तो आप कोई सी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लिम्स वाली पूछी जाए ना, स्पेशली लिम्स पोस्चरल डिफॉर्मिटी पूछी जाए, तो जरूर आपको काइफोसिस, स्कोलियोसिस और जो आप लोगों का लॉर्डोसिस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमसे कोई सी पूछी गई है तो मैंने यहाँ पे काइफोसिस बता दी है और लॉर्डोसिस बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज, ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बॉडी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लैट फुट समझाओ या फिर जो है नॉक नीज समझाओ। तो याद है ना, फ्लैट फुट में क्या होता है कि भैया पूरा का पूरा इम्प्रिंट सही से नहीं पड़ रहा था। नॉक नीज में क्या होता था, नीज एक दूसरे के करीब आ गई थी, देवर टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो फ्लैट फुट क्या है, ये डिफॉर्मिटी है फीट की, देयर इज नो आर्क ऑफ द फुट एंड द फुट कंप्लीटली फ्लैट, ठीक है, विच मे कॉज पेन इन द फुट। अब इसके करेक्टिव मेजर क्या हो जाएंगे भैया, करेक्टिव मेजर आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्लैट फुट को सही करने के लिए जंपिंग ऑन टोज, रोप स्किपिंग, वॉकिंग ऑन टोज, स्टैंड अप एंड डाउन ऑन हील्स, वॉक ऑन हील्स, ठीक है, वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ फुट, परफॉर्म वज्रासन एंड योगिक एक्सरसाइज। कोई भी 4 आप लर्न कर लो, क्या पता डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाए, भैया बताओ जो है फ्लैट फुट के करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको जो है इसके साथ में नॉक नीज को भी एक्सप्लेन कर देना, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राइट ब्रीफली अबाउट द मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अगला आ रहा है, डिफाइन स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आपको याद है ना, जिसमें एस टाइप की जो है पूरी की पूरी स्पाइन हो जाती है। इसमें क्या है, पूरा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है स्पाइन, जो बिल्कुल ऐसी सीधी रहनी चाहिए। हमारा काइफोसिस में क्या था, अपर तरफ से ऐसा हो जाता है। लॉर्डोसिस में जो है लोअर बैक की तरफ से जो है बेंट आता है। अब इसमें क्या है, पूरा एस टाइप की शेप बन जाती है। तो पढ़ लेते हैं, स्कोलियोसिस में क्या था आपका जो है, यहाँ पे आप पूरा आंसर देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेस। बस कॉजेस बताने हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, एमनोरिया, पुअर न्यूट्रिशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है, स्टेट द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कोई भी आपको कॉमन डिफॉर्मिटीज बतानी है, राउंड शोल्डर, स्पाइनल कर्वेचर की आ जाएंगी हमारी, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉक नीज और बाउलेक्स। कोई भी आप लिख सकते हो, 2 को एक्सप्लेन करने को लिखा होगा तो 2 को एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल फीमेल एथलीट ट्राइड। तो फीमेल एथलीट ट्राइड क्या है, जो 3 डिजीजेस तो हमने पढ़ी हैं जो फीमेल एथलीट ट्राइड में आती है, ऑस्टियोपोरोसिस और जो है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, और जो कौन सा था हमारा थर्ड वाला, बुलिमिया और एमेनोरिया। ये तीनों मिला के बनाता है हमारा क्या, फीमेल एथलीट ट्राइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
What type of deformity is kyphosis? Kyphosis क्या है? Kyphosis implies an increase of a backward posterior curve और decrease in of a forward curve. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या है, ठीक है. Explain the term menarche. Menarche is the first menstruation and the commencement of cycle of menstrual function. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो. Suggest 2 exercises for correcting flat foot. Flat foot की एक्सरसाइज कोई भी आप इनमें से लिख सकते हो. चलो अगला क्वेश्चन. बुलिमिया है. व्हाट इज बुलिमिया आपको बताना है. तो बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जो फीमेल एथलीट ट्रायल में आता है. और इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो कभी इंसान क्या करेंगे, ओवर ईटिंग बिंज ईटिंग करते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, बिंज ईटिंग के बाद रिग्रेट में आ जाते हैं. या तो पर्जिंग करके यानी कि वॉमिटिंग करके सारे खाने को बाहर निकाला जाता है, या फिर दूसरा क्या है कि फिर बहुत दिनों तक स्टार्वेशन करते हैं. ठीक है, अभी ये आप देख सकते हो बुलिमिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना, वो है व्हाट इज एमेनोरिया. ये है फीमेल एथलीट ट्रायड का एक पार्ट होता है. ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर. ईटिंग डिसऑर्डर में दो होते हैं, बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है. तो एमेनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल पीरियड इन अ वुमेन फॉर मोर देन 3 months. और अ गर्ल अबव एज ऑफ 18 जिसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं एमेनोरिया. अननेचुरल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 months को भी आप एमेनोरिया कह सकते हो. यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है या तो कभी किसी गर्ल का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो 18 साल से के भी ऊपर आ चुकी है, और या तो अगर होता है तो भैया 3-3 महीने ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन ना हो. ठीक है, तो ये आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ऑस्टियोपोरोसिस भी पढ़ लेना, वो जो कवर करवाया था लॉन्ग के लिए भी. अभी चलते हैं अगले चैप्टर है गाइस, हमारा 3rd चैप्टर. इतने ही क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट में पढ़े. 3rd चैप्टर आता है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस. तो योगा की तो अब मैं आपको बता रही हूँ इसका इंपॉर्टेंट क्या. आप ओबेसिटी लर्न करो क्या होता है, ओबेसिटी के 3-4 आसन लर्न कर लो. एस्थमा लर्न करो क्या डेफिनेशन है उसकी, और उसके 4 आसन कर लो. ठीक है, आपको हर डिजीज के 4-4 आसन लर्न करने और डिजीज के बारे में लर्न करना है उसके सिम्टम्स के साथ में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब हमें इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन ओबेसिटी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनी 2 आसन. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ओबेसिटी एक्सप्लेन करो भाई, ओबेसिटी क्या है, एक्सेसिव फैट हो जाना बॉडी में. ठीक है, 30 से अब BMI चला जाए या 30 हो तो वो ओबेसिटी हो जाता है. आसन बताने हैं तो कोई भी आसन लिख सकते हो, जैसे ताड़ आसन लिख देना आप लोग. ठीक है, पवन मुक्त आसन लिख देना, हो जाएगा आंसर आपका. नेक्स्ट आ गया ये हमारा क्वेश्चन, डिफाइन डायबिटीज, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 आसन विच हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज. तो डायबिटी के बारे में बता दोगे क्या होता है, जब हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाती है. टाइप 1 टाइप 2 समझाना चाहो तो वो भी कर सकते हो. कोई भी 2-3 आसन बता देना इसको कंट्रोल करने के लिए अगर पूछे गए हो तो. ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ये है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड एडवांटेज ऑफ भुजंगासन. एक बार ना अपनी NCERT देख लीजिए, या जो मैंने योगा वाला जो चैप्टर है उसमें बताता है, एक बार ना सारे आसन की ना पिक्चर देख लेना. एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आसन की फोटो बना के दे दीजिए और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ भैया कौन सा आसन है, तो तब आपको पता होगा. ठीक है, एडवांटेजेस ये क्या है, भुजंगासन बताओ और उसके एडवांटेज. भुजंगासन कौन सा होता है, स्नेक लाइक पोज होता है. प्रोसीजर आप इसका पढ़ सकते हो. इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होती है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज होता है, और साथ में ओबेसिटी भी रिड्यूस होती है, और जो है साथ में जो है हमारा लिवर, किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर सबकी फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है. तो ये डायबिटीज़ में भी काम आता है, ओबेसिटी में भी काम आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है भुजंगासन. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब हम आपको बताना है BMI ऑफ अ पर्सन इज. ठीक है, BMI ऑफ ओबीस पर्सन, जिसको ओबेसिटी है उसका BMI कितना होगा आपको ये बताना है. ग्रेटर देन 30, 19 to 25, लेस देन 28, ग्रेटर देन 30, लेस देन 30. मैंने आपको बताया ग्रेटर देन 30 होगा तो वो ओबीस होगा. ठीक है, ओबेसिटी मीन्स, ओबेसिटी मतलब क्या है, लेस इंसुलिन प्रोडक्शन है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, बर्निंग ऑफ फैट है, या एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट है. तो भाई एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑफ आसन. तो आसन मतलब क्या है, में कंफर्टेबली बहुत देर तक बैठ सको उसी को आसन कहते हैं. चाहे तो आप पतंजलि वाली डेफिनेशन भी इसमें मेंशन कर सकते हो, या जो है हमारा जो नेक्स्ट समय बता रखी थी, या सिंपल ऐसे लिख देना, टू सेट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसना. ठीक है, आसन से क्या हेल्प मिलती है, अगर हम योगिक आसन परफॉर्म करेंगे तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनसे हम जो है अपना बचाव कर सकते हैं. ठीक है, और 4th चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. अभी ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन में सबसे पहले तो पैरा ओलंपिक की डेफिनेशन, ठीक है, स्पेशल ओलंपिक और भारत ओलंपिक जो है, स्पेशल ओलंपिक भारत, वो तीनों आपको लर्न करना, और डेफ ओलंपिक. ठीक है, कहाँ से लर्न करोगे, 1 शॉर्ट वीडियो में सब कुछ मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आपको उनका मोटो क्या है, उनका जो है सिंबल कैसा है, ये ध्यान में रखना. सिंबल के ऊपर MCQ आ सकता है कि सिंबल दिखा, हम बताओ भैया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये सिंबल है. तो वैसे कुछ MCQ मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ. बाकी आपने जब अगर मेरे वीडियो से चैप्टर पढ़ा तो आपको सब आता ही होगा. ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. ये एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है.
कि अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी कि जो बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड हैं और अगर उन फिजिकल एक्टिविटी वो करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको शॉर्ट में बताना है। तो फिजिकल इंप्रूवमेंट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, मेंटल इंप्रूवमेंट भी होगा यानी कि वो फिजिकली और स्ट्रांग हो जाएंगे, मेंटल इंप्रूवमेंट होगा उनका, क्योंकि गाइस देखो अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे ना तो वो घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को, नए नए एक्सपीरियंसेस उन्हें मिलेंगे, उनकी सेल्फ इस्टीम होती है वो भी इंप्रूव होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंजाइटी लेवल रिड्यूस हो गए, स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। कोग्निटिव बेनिफिट्स क्या होंगे, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर से इंक्लूड करा, आपको बताना है ये लाइव चैट में ये कौन से वाली ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि आपको जो है बता दिया जाए सिंबल और आपसे ये पूछा जाए कि इसको रिकॉग्नाइज करो और इसके ऊपर एक नोट लिखो, ऐसे भी आ सकता है। तो आपको बताना है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है इन्हें एजिटोस कहा जाता है, ये भी याद रख लो, ये हिंट है, मुझे लाइव चैट में आंसर्स बता सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में से गाइस ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, राइट और नोट ऑन स्पेशल ओलंपिक भारत। अब मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको समझा रही हूँ, इसे प्रिपेयर जरूर करना है क्योंकि मैंने चैप्टर में आपको पूरी बात समझा दी थी व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक भारत, तो आप यहाँ से इसको जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पैरा ओलंपिक का ओरिजिन, ठीक है, शुरुआत कैसे हुई थी पैरा ओलंपिक की, तो ये आप देख सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफर, ठीक है, दे लॉस देयर विल पावर एंड केप्ट रिमेंबरिंग द हॉरर्स ऑफ द वॉर ऑल द टाइम, ठीक है, उनको बहुत जैसे कि काफ़ी लोग जो है उनको जो है वो डिफरेंशिएबल्ड हो गए। ज़माने में 1960 में रोम ओलंपिक में सर लुडविग कलेक्टेड 400 disabled athletes and organized games and it was named as Paralympic. Shooting was the first game to be introduced in Paralympic Games. Then ठीक है, तो इतना चीज़ आप इसके ओरिजिन से रिलेटेड मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये और इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। अभी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था तो वो शॉर्ट के लिए कराया था, अब ये लॉन्ग के लिए है। फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी, रीड करते रहो भाई, मेंटल इंप्रूवमेंट भी होगी, सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी बच्चे की, सोशोलॉजिकल गेन होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस, नए फ्रेंड्स बनेंगे, गुड हेल्थ होगी, रिस्क ऑफ डिजीजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसको आप चेक कर सकते हो, यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट, नहीं तो नोट्स में से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलेंगे गाइज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। 4 चैप्टर के हैं, यूनिट 5 यानी कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बता देना, विटामिन मिनरल, और ये इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हो विटामिन और मिनरल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द वेट लिफ्टर्स डाइट इंक्लूड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्यों इंक्लूड किया जाता है, तो आप यहाँ प्रोटीन के फंक्शन बता देना, सिंपल बात यही है। प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू टिश्यूज एंड रिपेयरिंग द ब्रोकन टिश्यू टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स एंड टेंडन्स नीडेड फॉर मसल ग्रोथ। कोई भी एक बता सकते हो, प्रोटीन का कोई एक फंक्शन लिख देना अगर शॉर्ट में है। व्हाट आर द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट याद रख लो, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कुछ नहीं है, सारे के सारे जो न्यूट्रिशंस आपने पढ़े हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के इसमें आ जाते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में, यानी कि इसमें मैक्रो माइक्रो दोनों आ जाएंगे। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसमें आप वाटर भी लिखना जरूर। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारी डाइट में, कि भाई हमारी डाइट में प्रेजेंट तो है बट ये हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है फाइबर और रफ वेज। फाइबर और रफ वेज जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें फाइबर होता है, फाइबरस चीज़ें, वो किस लिए होती है, सो दैट हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए। जब भी कभी डाइजेशन अच्छा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो बोला जाता है फाइबरस चीज़ें खाओ, फाइबर होना चाहिए आपके डाइट में। फाइबर क्या है, फाइबर हमें कोई जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हमारी एनर्जी बढ़ेगी फाइबर से, नहीं, फाइबर बस और बस हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट है, ठीक है। कुछ कलर कंपाउंड होते हैं, जैसे कि जो सब्जियों के ऊपर रंग होता है ना, कलर कंपाउंड आप मान लो, कुछ एडेड फ्लेवर्स होते हैं, वो सब आ जाता है हमारा नॉन न्यूट्रिटिव में, ठीक है। तो फाइबर और रफेज के बाद नॉन न्यूट्रिटिव में क्या है, कलर कंपाउंड्स, ठीक है, जो सब्जियों के कलर होते हैं, फ्लेवर कंपाउंड होता है और प्लांट कंपाउंड होता है, ठीक है। प्लांट कंपाउंड में टी, कॉफी आ जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। तो प्रोटीन का फंक्शन आपको जरूर लर्न करना है और इसकी इंपॉर्टेंस। प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ ऑल लिविंग सेल। प्रोटीन्स आर मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स। तो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के बॉडी के लिए जो है ज़रूरत है, रिपेयर करता है वर्न आउट टिश्यू को, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन नॉर्मल रूटीन whereas it acts as an energy. Explain macronutrients and their role in our diet.
ठीक है, आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताने हैं और उनका रोल बताना है हमारी डाइट में। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इस पे शॉर्ट भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल की डाइट बनाते हैं। इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर आता है। मैक्रो इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज अमाउंट में यूज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये 4 में से कोई 3 आप लर्न कर सकते हो। फैट का रोल क्या है, प्रोटीन का रोल क्या है और वाटर का रोल क्या है, और इनके सोर्सेस आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कहाँ से मिलेगा हमारे को, फैट्स हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगी, प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि प्रोटीन लेगी हमें पल्सेस से, मीट से, इसके वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। फैट्स घी बटर से मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अभी पढ़ा है मैंने आपको सोर्सेज क्या है। और वाटर जो है, वाटर हम इनटेक करते हैं डायरेक्टली या कई बार जो है कुछ जो है हमारा आप समझो कि जब हम सीरियल्स पल्सेस के थ्रू भी वाटर इनटेक हमारा हो जाता है। चाय और कॉफ़ी के थ्रू भी हमारा वाटर इनटेक कई बार हो जाता है। कितना एसेंशियल है वाटर, हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एसेंशियल फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म, कीप द बॉडी हाइड्रेटेड। वाटर जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस कहा था वो मुश्किल लग रहा हो तो ये वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लॉन्ग में भी। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट बताओ, तो रफेज, कलर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा न्यूट्रिएंट्स वाला भी। आप पढ़ते हैं। ओके गाइस, अब अगला चैप्टर देखते हैं। इसका नाम है यूनिट 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। तो ये चैप्टर जो है ना, इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड नहीं करे। रीजन, भाई सारे टेस्ट प्रोसीजर मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को लर्न करने होंगे। प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ आप एक भी टेस्ट प्रोसीजर जो है अपने एग्जाम के लिए ना पढ़े, नहीं, सारे पढ़ के जाने हैं। 20-25 मिनट में मैंने चैप्टर की वीडियो बनाई है, उसमें सारे प्रोसीजर बता दिए हैं। एक नोट्स जो है इसका मैंने बना दिया हर प्रोसीजर का, टेस्ट का, पर्पस का, जितने भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कि ये जो आपका बैलेंस मेंटेन करने वाला है, ये जो बूढ़े लोगों का टेस्ट है, सीनियर सिटीजन्स का, ये शोल्डर वाला, ये आर्म कर्ल वाला, और सबके मैंने टेस्ट के प्रोसीजर के साथ में आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप गाइड लिंक डाउनलोड कर सकते हो। इसके नोट्स में कम्युनिटी पे भी पेस्ट कर दूंगी, सो दैट आप वहां से पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। प्लीज सारे के सारे टेस्ट प्रोसीजर लर्न करके जाना। ये मत सोचो कि इस वाले को लीव कर देते, इस वाले को एग्जाम में किसी पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसका एज सच में आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता देती हूँ। पढ़ने मेरे भाई बहनों ने सारे 25 मिनट में शायद से मैंने वीडियो बनाई है, 1.5 2x पे करके देख लोगे और जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। सिंपल है। क्या है भैया, छोटे बच्चों के टेस्ट में क्या था, एक वो प्लेट वाला था, प्लेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बैलेंस वाला है, ठीक है। बीएमआई चेक करना तो आपको पता ही है बीएमआई कैसे चेक होता है। फिर जो बड़े बच्चे थे उनके लिए क्या था, 50 मीटर की रेस, 600 मीटर की रेस, वो जो एक बॉक्स रख के था, बॉक्स रख के चेक करने वाला, सब इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये आप देख लो। सीनियर सिटीजन वाले के मैंने कुछ क्वेश्चन जो है ऐड करे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, जैसे कि व्हाट टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ एजेड पॉपुलेशन। जो एजेड पॉपुलेशन है ना, बूढ़े लोग, उनके अपर बॉडी स्ट्रेंथ जानी है तो कौन सा टेस्ट होगा, आर्म कर्ल अप टेस्ट हो गया। तो टेस्ट ऐसा नहीं है कि सीधा प्रोसीजर के साथ ही लिख लो, ऐसे भी आ सकता है कि भैया ये चीज चेक करनी है तो कौन सा टेस्ट करोगे, तो सारे पढ़ के चले जाए। ठीक है, अभी योर ग्रैंडमदर फील्स दैट शी हैज रिड्यूस हर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, तो कौन सा टेस्ट आप सजेस्ट करेंगे आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है मैंने आपको बोल दिया कि मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ। आई वांट मेरे भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है इसके प्रिपेयर करके जाए। ठीक है, टेस्ट वाली वीडियो को अलग से लिंक कर दिया है मैंने अपलोड करके, उसको जरूर पढ़ लेना। हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको जरूर से आप देखिए मेरे साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इसमें हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस एनी 5 लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, रिकवरी रेट अच्छा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम अच्छी हो जाएगी। कोई भी पॉइंट को एक और डिटेल में आपको समझा देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन किस में आएगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो इंजरी होती है जिसमें मसल, लिगामेंट या फिर टेंडन्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन, एब्रेजन, ब्रूजेस आते हैं। सारी मैंने ये छोटे ना पढ़ा दी हैं, आपको जाके देख सकते हो आप। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्चर, हाउ कैन फ्रैक्चर बी क्लासिफाइड। तो फ्रैक्चर, ब्रोकन और क्रैक बोन इज नोन एज फ्रैक्चर। इट इज वेरी कॉमन इंजरी इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसमें सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इंपैक्टेड, कम्युनिकेटेड, स्ट्रेस फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड, सारे के सारे फ्रैक्चर आते हैं। कोई एक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्रीन स्टिक होता है जिसमें थोड़ी सी बोन बेंड हो जाती है, वो बताना वो कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें उनको चूरा चूरा हो जाती है, ये आपको मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओब्लिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो आपको अभी पढ़ने अपने एग्जाम के लिए वो आप मेंशन कर देना। व्हाट इज लैक्रेशन, भाई लैक्रेशन इज एन इरेगुलर एंड जैग वुंड फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड
pumped by the heart in 1 minute. ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. तो भाई बोन ना हल्की सी बेंट हो जाती है, क्रैक इन बोन हो जाता है हल्का सा, और ये बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है. इलेबोरेट द एक्सरसाइज के इफेक्ट ऑन हार्ट. बड़ी बार बहुत बार पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर में तो देख लो, अभी ऊपर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. व्हाट इज इनकिशन. वो जो होती है ना, यानी कि वो जो इनकिशन इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इट में अकर ड्यू टू शार्प एज ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट अगर लग जाता है ना, इक्विपमेंट्स और स्पाइक, यानी कि कोई स्पाइक निकला है किसी चीज़ को, वो लग जाए. ठीक है, तो ये होता है कट टाइप का लगना. समटाइम्स आर्टरीज एंड वेन्स में भी कट, और इसमें क्या हो जाता है, ब्लड बहुत जल्द के बाहर आने लगता है, यानी कि जैसे कट लग जाए आपके हाथ के ऊपर. और जो लैक्रेशन है वो डीप वुंड होता है, घाव बहुत ज़्यादा बन जाना. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिस्क्राइब स्पोर्ट्स इंजरीज, क्लासीफाई एंड राइट एनी 3 स्पोर्ट्स इंजरीज. तो स्पोर्ट्स इंजरीज क्या है, जो एथलेटिक एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग या टूर्नामेंट के दौरान जो है एथलीट्स को सफर करनी पड़ती है. दे कैन रिजल्ट एक्सीडेंट्स, पुअर ट्रेनिंग टेक्निक्स इन प्रैक्टिस, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट की वजह से ये हो सकती है. होती क्यों है इंजरीज, कि अच्छी ट्रेनिंग नहीं की, पुअर ट्रेनिंग टेक्निक है, या फिर इक्विपमेंट्स नहीं है, इसलिए होती है. क्लासिफिकेशन अगर देखें हम, तो भाई कोई भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे गिवन है. अगला अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, तो इसमें से मैंने आपको सारे ही बता दिए हैं. अभी सारे के सारे फ्रैक्चर, सारे की सारी इंजरीज डिटेल में चैप्टर में बताई थी, इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए. ये देख लो, ये सारे के सारे फ्रैक्चर्स है. ये ट्रांसफर्स फ्रैक्चर, इसमें 90 डिग्री पे राइट एंगल पे बोन टूट जाती है. स्ट्रेस फ्रैक्चर, ऐसा ये क्रैक्स आ जाता है बोन पे. ऑब्लिक, ऐसे डायगनली जब टूट जाती है. ग्रीन स्ट्रिक, बेंट हो जाती है. ये बोल रहा था ना जिसमें बोन चूरा चूरा हो जाती है, वो ये है. हड्डी टूटी हुई आपको दिखा दे, बताए भैया कौन सी हड्डी टूटी है, ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है. ठीक है, ये आप बताओ मुझे, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा वो है, मोच आ जाती है जो पैर में. इंग्लिश में क्या बताया था, तो आप इसको देख लेना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डिजीजेस. अभी चलते हैं हम अपने अगले देख लेते हैं. ये है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट. तो इसमें आपको न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनको जरूर से याद रखना है, साथ ही के साथ उनका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट. जैसे कि जो 3rd लॉ है उसका एप्लीकेशन स्विमिंग में होता है, ठीक है, शूटिंग में होता है, ऐसे आपको याद रखना है इसमें. फिर इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्शन जो होता है, प्रोजेक्टाइल जो था हमारा, वो चारों के चारों चीज़ों पे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में. तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, पहला क्वेश्चन ये है. तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस ईदर हॉरिजॉन्टली और एन एक्यूट एंगल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. आप कोई और डेफिनेशन भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेम द 2 फोर्सेज विच एक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है. ठीक है, 2 बतानी है हमें. एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, प्रोजेक्शन ऑफ हाइट. ठीक है, हाइट पे कितना भेजा गया है वो, ये सब डिपेंड करती है. ठीक है, टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस एट व्हाट एंगल ऑब्जेक्ट शुड बी रिलीज्ड. अगर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना हो तो कौन सा एंगल पे जो है प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना चाहिए, तो भैया इट शुड बी रिलीज ऑन द एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, और 90 डिग्री पे करेंगे तो सबसे कम होगा. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. भाई सारे टाइप के फ्रिक्शन बताओ आप, कौन कौन से टाइप की फ्रिक्शन है विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद एग्जाम्पल. तो फ्रिक्शन इज यूजुअली कॉल्ड नेसेसरी इवल, इट मीन्स दैट इज एसेंशियल होता है गेम्स और स्पोर्ट्स में. ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन हमको अपनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इवन जिम्नास्टिक जो है लाइम पाउडर यूज करते हैं अपनी पाम पे टू परफॉर्म ऑन हॉरिजॉन्टल बार, अनइवन बार एंड रोमन रिंग्स. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के जो है आपको बताना है स्पोर्ट्स के लिए. स्टैटिक, डायनामिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, चारों फ्रिक्शन की डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना. अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट चैप्टर के. अभी इसमें मैंने न्यूटन के लॉ के क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करे थे, उनको तीनों को आपको लर्न करना है और उनका एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स. विद दिस अगले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि यूनिट 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट. एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखो. पहला क्वेश्चन, पर्सनैलिटी क्या है. तो पर्सनैलिटी यूजुअली मीन दैट इंडिविजुअल इज मच मोर देन हिज आउटर अपीयरेंस. यानी कि पर्सनैलिटी मतलब यही नहीं कि आप सामने वाले को देख रहे हो और उसके लुक्स पे उसको जज कर दो, नहीं, वो बस फिजिकल पर्सनैलिटी में आता है. उसके अलावा पर्सनैलिटी के और भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मेंटल पर्सनैलिटी, मेंटल एबिलिटीज उस इंसान की कैसे, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, और बहुत सारी चीजें आती है. पर्सनैलिटी ऑल्सो रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग, सोशल एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर. एक पर्सनैलिटी की डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो और उसे आप लिख देना. पर्सनैलिटी के डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, जैसे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कोई भी आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट द टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स फील्ड. तो एग्रेशन का मीनिंग बता रहे हैं. होस्टाइल एग्रेशन जिसमें जो है फिजिकल हार्म किया जाता है या फिर मेंटल हार्म किया जाता है. इंटेंट क्या होती है, हाँ भैया सामने वाले को चोट पहुंचानी है. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जिसमें एग्रेशन को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करा जाता है, जैसे जो है एल्बोइंग की जाती है ड्यूरिंग द
टूर्नामेंट, या फिर जो है आप ये मान लो कि इंस्ट्रूमेंट बना लिया, अपने एग्रेशन को अपना एक साथी बना लिया है अपनी विक्ट्री पाने के लिए, ठीक है। असर्टिव बिहेवियर में क्या होता है कि भैया वो स्लेजिंग होती है इसके अंदर, यानी कि अपने आप को इतना आप असर्टिव दिखाओ से जाए फील्ड पे डोमिनेंट हो गए कि सामने वाला आपको लेकर रह जाए। या फिर असर्टिव बिहेवियर में वर्बल स्पीचेस बहुत यूज करी जाती है, जैसे कि इधर उधर कुछ बातें बोलना, जैसे कि जिसने जो है जो प्लेयर जिनको अभी परफॉर्म करना है वो बातें सुन के थोड़े से डिमोटिवेट हो जाए और अच्छा सा परफॉर्म ना कर पाए, उसे स्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी को आप ओशियन से लर्न कर सकते हो। ओ से आता है इसमें ओपननेस, सी से आता है कॉन्शियसनेस, ई से आता है एक्सट्रोवर्जन और डी से आता है एग्रीएबलनेस। ओपननेस वाले लोग कौन से होते हैं? नई ओपन, समझ जाओ ना, नई नई चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेना इन्हें पसंद है, ठीक है। इमेजिनेटिव होते हैं ये। कॉन्शियसनेस क्या हो गया? ये पर्सन जो होते हैं ना हाईली ऐसे होते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस रहने वाले, अपनी लाइफ को बहुत प्लान ऑर्गेनाइज वे में डील करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आपको पता है, एक्सट्रोवर्ट लोगों की आप जो है बता देना। एक्सट्रोवर्जन में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में नहीं बताना है, इंट्रोवर्ट के बारे में भी बताना है। एग्रीएबलनेस, ये बहुत काइंड टाइप के लोग होते हैं और ये फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और इसका लास्ट वन है ओशियन का एन जो होता है न्यूरोटिज्म। ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी टेंशन टाइप वाली जिंदगी जीते हैं, ठीक है ना। हर छोटी छोटी सी बातों पर टेंशन हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ना ये मतलब इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जुंग का क्लासिफिकेशन। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट्स, ये तो इस चैप्टर में से क्या पढ़ेंगे? यही तो पढ़ना है। इंट्रोवर्ट कौन होता है, एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, एम्बीवर्ट, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो विद दिस आपने ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने, एंड ये कर लिया, ठीक है। और फिर आप इमेजिनरी, सेल्फ टॉक, वो सब क्या होता है, गोल सेटिंग क्या होती है, इसको मैंने आपको चैप्टर की वीडियो में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, और आपको ये बतानी है, तो सारी कोऑर्डिनेटिव एक्सप्लेन कर देनी है। नेक्स्ट, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, ये तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यूज के लिए इसलिए होता है, इंडोरेंस बिल्ड करने के लिए होता है। इस मेथड में क्या होता है, ये पूरा का पूरा आप यहाँ से रीड कर सकते हो, वरना आप नोट्स में से देख सकते हो, उसमें आपको इजीली विजिबल होगा, ठीक है। फार्टलेक मेथड मैंने चैप्टर में समझा दिया था, फार्टलेक मेथड क्या होता है ये जरूर प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, ठीक है। ये इसका शॉर्ट में आंसर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंड्योरेंस, हाउ एंड्योरेंस कैन बी डेवलप। तो एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी ओवर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग में आप एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाओ। मैं यहाँ चैप्टर नहीं समझा रही हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आप इसे रीड कर लीजिए। एंड्योरेंस कैन बी डेवलप थ्रू फार्टलेक मेथड। कोई भी आप मेथड बता दो, आपको जो बताना मैंने यहाँ फार्टलेक बताया, आपको जो आता हो अच्छे से वो आप बता सकते हो। कॉन्टिन्यूअस, इंटरवल, फार्टलेक, तीनों के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं अपना क्या, ये एंड्योरेंस, ठीक है। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो आपको पूरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन समझाना है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, सो दैट जो है हम अपनी कंट्री के लिए बेस्ट एथलीट्स चूज कर पाए, ठीक है। एकेडमिक, स्कूल, जोनल लेवल से हर जगह से हम स्पोर्ट्स को प्रमोट भी कर पाए, ये भी होता है। ये सब होते हैं हमारे टैलेंट, ये आप रीड कर लीजिए, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो स्ट्रेंथ, उसके सारे के सारे टाइप्स, स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के एक्सरसाइजेस अभी मैंने आपको बताया, आइजोमेट्रिक और वो जो आइजोटोनिक है और आइजोकाइनेटिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका व्हाट इज माइक्रोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, मीजोसाइकिल, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनकी ड्यूरेशन के साथ एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम में, किसकी कितनी ड्यूरेशन है, इनको रीड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्पीड एबिलिटी। तो रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, डिस्कस अबाउट डिफरेंट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, ठीक है। एबिलिटीज आर दोज एबिलिटीज व्हिच एनेबल एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस टास्क, ठीक है, परफेक्टली करे, एक्यूरेटली करे। अभी इसमें कौन सी होती है, ओरिएंटेशन, कपलिंग, रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स पर्सन टू अचीव अ डिजायर्ड गोल इज कॉल्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट इन डिटेल्स अबाउट स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंस एंड मेथड्स ऑफ आइजोमेट्रिक, आइजोटोनिक, आइजोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो आइजोमेट्रिक वो जिसमें जो है जब एक्सरसाइज होती है तो बाहर से जो है जो रिजल्ट आया तो उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे कि एक वॉल को जो है पुश करना, इसमें मसल्स के बीच में टेंशन होती है। आइजोमेट्रिक की अगर हम बात करें, ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे मसल टोन हो जाता है। आइजोकाइनेटिक स्पेशल मशीनरीज पे होती है, तो ये तीनों आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया। विच मेथड विल यू सजेस्ट टू डेवलप एंड्योरेंस, फार्टलेक मेथड, कॉन्टिन्यूअस मेथड,
इंटरवल विद दिस हमने वन शॉट में अपने सभी चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया है। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। ठीक है, इनमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए थे। अभी अगर आपको जो है एग्जाम से पहले मे बी आई क्रिएट अ सेकंड पार्ट ऑल्सो ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं और क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगी। टेस्ट एंड मेजरमेंट के सारे जो है मैंने आपको क्या कहा है, सारे टेस्ट जरूर से पढ़ लेना, वीडियो लिंक गिवन है। अगर आपने अभी तक कुछ चैप्टर में कंफ्यूज, अगर इन सब क्वेश्चंस को देखकर किसी भी क्वेश्चन को आपको लगा मुझे ये आंसर नहीं आता है, तो आपका टास्क है कि आप प्लीज जाके जो वन शॉट वीडियो लेक्चर है चैप्टर का उसको पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग नोट्स के लिए आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड का लिंक दे दिया है। एंड बाकी जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं।